welcome to Government Crackers. So the most awaited application form TS44 का फॉर्म जो है आउट हो चुका है। क्या है इसकी एप्लीकेशन डेट, किस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्या इसकी कट ऑफ होगी और किस तरह से आगे आपको एसएसबी के लिए प्रिपेयर करना है, कहाँ रिपोर्टिंग करनी है, क्या कोविड की गाइडलाइंस होंगी, ये सारा का सारा आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स ऑल्सो एज वेल एज पेरेंट्स ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ये सेशन को जरूर देखें। इस सेशन के बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे TS44 को लेके वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको जानना जरूरी है कि आप क्या फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, उसका आगे किस तरह से फ्यूचर होगा, क्या वो आपके लिए सही रास्ता होगा या गलत रास्ता होगा, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक आप सभी देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो। ठीक है, सो इट इज अ ग्रेट सेशन कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट क्रैकर्स। आप सब यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट क्रैकर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स मिलते रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूं, जो लोग TS44 2020 का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो मेरे साथ लाइव फॉर्म फिलअप कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। 10th of August को 10 o'clock गवर्नमेंट क्रैकर्स पे यूट्यूब पे लाइव आप मेरे साथ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ आप सारे 12th के स्टूडेंट्स हैं, बहुत लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, तो प्रॉब्लम आती है फॉर्म फिलिंग को लेके। किसी को लैंग्वेज इशू हो सकता है, कभी पेरेंट्स को भी ये आइडिया नहीं होता, बिकॉज आई अंडरस्टैंड पेरेंट्स की एजुकेशन काफी पुरानी हो चुकी होती है, नहीं ऐसे फैमिली बैकग्राउंड होते हैं, नहीं ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्रैकर्स एक प्लेटफॉर्म है जो आपको सपोर्ट कर रहा है कि TS44 में आप लोग किस तरह से फॉर्म को एक एक करके विदाउट एनी मिस्टेक जो है फिल कर सकते हैं। और जो लोग मेरे साथ नहीं फिल कर सकते उनको मैं ये बता दूं कि ये वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे रहेगी, तो जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें तो आप इस वीडियो को देख के एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। सो 10 o'clock लाइव 10th August 2020 जबकि नोटिफिकेशन रिलीज हो रहा है TS44 का, आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं joinindianarmy.nic.in पे। ठीक है, वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि 10th of August से फॉर्म जो है रिलीज होंगे। तो 10th of August को 10 o'clock हम जो है फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करेंगे। आप सब इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑलरेडी वीडियो शेड्यूल्ड है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले मैं आप लोगों से कहूंगी, चाहे आप पेरेंट हो या आप स्टूडेंट हो, आप 3 चीजें जो है इमीडिएटली करना शुरू कर दीजिए, यानी तुरंत इसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले मैं आप स्टूडेंट से भी कहूंगी और पेरेंट से भी कहूंगी कि क्या आप एक्चुअली चाहते हैं कि आपका करियर एज अ ऑफिसर इन डिफेंस फील्ड बने, क्योंकि उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना होता है चीजों को। तो आप सबसे पहले एक मेंटल माइंडसेट बहुत जरूरी है कि क्या आप इस करियर में आगे खुश रहेंगे। बिना खुशी के इस करियर में आना इज नो यूज। तो पेरेंट्स भी प्रेशराइज ना करें और स्टूडेंट्स भी प्रेशराइज होके इस फील्ड में ना आए, बिकॉज डिफेंस एक ऑलरेडी ऐसी फील्ड है जहां पे आपको अक्सर प्रेशर का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले अप्लाई करने से पहुंचे, क्या एक्चुअली आप ये चीज अपने करियर के लिए चाहते हैं? इफ यस तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड चीज जो आपको फॉलो करनी है वो ये फॉलो करनी है कि ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस जो रिलीज होते हैं आप उसी को फॉलो करेंगे, यानी joinindianarmy.nic.in पे ऑफिशियल नोटिफिकेशंस रिलीज होंगी, एक ऑफिशियल पूरी गाइडलाइन आएगी कि कौन लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, वो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन रिलीज होगा 10th of August को। और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जो फॉर्म का पैरामीटर है वो उसी तरह बनाया गया है कि अगर आप एलिजिबल होंगे तभी आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे मिसगाइडिंग एलिमेंट्स होते हैं सोशल मीडिया पे, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं मैं कहूंगी सोशल मीडिया पे जो मिसगाइडेंस करते हैं। वो इसलिए करते हैं बिकॉज दे हैव
नेवर अचीव्ड, वो वहां तक पहुंचे नहीं है और आप लोगों को मिसगाइड वो करते हैं, अननेसेसरी क्योस क्रिएट करते हैं। तो सोशल मीडिया से सबसे पहले आप लोग बचें, सिर्फ ऑफिशियल गाइडलाइंस को फॉलो करें, क्योंकि अगर आप अपना करियर एज एन ऑफिसर डिफेंस में बना रहे हैं तो आपसे ही ये चेंज शुरू होगा। तो आपको चेंज शुरू करना है और चेंज ऐसे शुरू करना है कि किसी की भी बातों को ध्यान ना देते हुए सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल गाइडलाइंस को फॉलो करें। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें और वहीं से जो है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, किसी की भी बातों को ना सुने। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप आपने डिसाइड कर लिया कि आप डिफेंस फील्ड में जाएंगे, आप प्रिपरेशन करेंगे, तो मिस गाइडेंस के साथ साथ तीसरी चीज जो आपको करनी है वो ये करनी है कि अपनी प्रिपरेशन जो है आप इमिडिएटली स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो आपका एसएसबी से 2 से 3 हफ्ते पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा और आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। कोविड पैंडेमिक की वजह से ऑलरेडी चीजें काफी डिले हो चुकी हैं, तो एसएसबी में आपको प्रिपरेशन के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और क्यों कहा जाता है कि आपको एसएसबी प्रिपरेशन जो है वो 2 से 3 महीने या 6 महीने की मिनिमम प्रिपरेशन करनी चाहिए। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये एग्जाम कंडक्ट कराता है यूपीएससी, ठीक है। तो यूपीएससी के एग्जाम आप खुद समझ लीजिए कि इजी नहीं होते हैं, दे सीम इजी, लगते हैं कि हम क्रैक कर लेंगे, हो जाएगा, लेकिन इतना इजी नहीं होता। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको एडवांस प्रिपरेशन चाहिए ही होती है। तो ये 3 बातें सबसे पहले आप फॉलो करना अभी से स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट, कैसे मैं कहती हूं कि एसएसबी जो है ये आपके अपने बारे में है, आपको किसी की हेल्प की नहीं जरूरत है, कुछ अलग से पढ़ने की नहीं जरूरत है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेल्फ प्रिपरेशन क्यों मैं कहती रहती हूँ शुरू से आज तक कि क्यों आप एसएसबी को इस तरह से समझ सकते हैं, इसको मैं एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहती हूँ। आप लोगों को पता होगा, एक सिचुएशन में देती हूँ, साइकोलॉजी टेस्ट होता है, उसमें एसआरटी आता है या वैट मान ले, पूरे के पूरे साइकोलॉजी टेस्ट में मैं बात कर लूं या फिर पीपीडीटी में मैं एक बात कर लूं। अगर आप एक कैंडिडेट हैं जो कि विलेज एरिया से आते हैं और आपको एक पिक्चर दिखाई गई मान लीजिए जिसमें आपके घर में कोई सिक है यानी कोई बीमार हो गया है, तो एक गांव में रहने वाले बच्चे की थिंकिंग क्या आएगी? जो बच्चा गांव में रहेगा वो ये सोचेगा, उसका जो इमीडिएट रिएक्शन होगा या वो जो स्टोरी बनाएगा वो इस तरह बनाएगा कि मैं गांव में किसी से हेल्प मांग लूंगा या मैं किसी नियर बाय डॉक्टर के पास, वैद्य के पास चला जाऊंगा और उसके बाद जो है अपने घर में जो भी शख्स बीमार है उसका इलाज कराऊंगा। ये एक सिचुएशन, ये एक रिएक्शन आ गया इस सिचुएशन के लिए, एक उस मेंटालिटी स्टूडेंट का जो कि विलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, ठीक है। ये उसकी मेंटल थिंकिंग हो गई एंड विच इज लॉजिकल ऑल्सो। अगर आप गांव में रहते हैं तो ये डेफिनेटली लॉजिकल है। अगर आप सिटी में, बड़े शहर में रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, तो जो उस बैकग्राउंड का कैंडिडेट है उसकी थिंकिंग क्या होगी? वो इमिडिएटली ये सोचेगा या तो वो अपने किसी फैमिली डॉक्टर को कॉल करेगा या वो इमिडिएटली अपनी कार निकालेगा और सीधे हॉस्पिटल लेके जाएगा। अब गांव वाला जो कैंडिडेट है वो तो ये नहीं सोच सकता कि मैं कार निकालूंगा, क्यों? उसके पास ये है ही नहीं, राइट। अब यहीं पे मैं आपको डिफरेंस समझाना चाहती हूँ कि जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो जो ऐसे सिचुएशन के रिएक्शन होते हैं, अब कोई विलेज बैकग्राउंड का कैंडिडेट या रूरल बैकग्राउंड का कैंडिडेट ऐसा आंसर लिखता है एसएसबी में कि मेरे घर पे कोई बीमार पड़ा है, मैं कार निकालूंगा, और उसका बैकग्राउंड अलाउ नहीं करता कि वो कार निकाले, यानी ये श्योर शॉट आप पकड़े जाते हैं कि आपने कहीं से अपना आंसर कॉपी किया है और यही रीजन होता है आपके फेलियर के लिए। तो इसीलिए एसएसबी में आपको किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका लाइफ एक्सपीरियंस है, जो भी लॉजिकली प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं, आपको वही करना है, वही बोलना है, वही लिखना है और वही एक्सप्रेस करना है सामने वाले को। तो आई होप इस एग्जाम्पल से जो अभी तक मिथ थे आप लोगों को, पेरेंट्स को भी और इवन स्टूडेंट्स को भी, तो वो अब मिथ क्लियर हो गए होंगे आफ्टर दिस एग्जाम्पल। ये बेस्ट एग्जाम्पल था।
अब मैं पूरे प्रोसेस की बात करूं एसएसबी की, तो एसएसबी सबसे पहले है 2 से 3 मेन स्टेजेस का होता है। इसमें सबसे पहले जो हम स्टेज देखेंगे वो देखेंगे स्क्रीनिंग के स्टेज की, ठीक है। ये स्टेज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जब आपकी रिपोर्टिंग होती है तो सबसे पहले आप स्टेज 1 के लिए अपीयर करते हैं, जहां पे आपके 2 एग्जाम OIR एंड PPDT कंडक्ट होता है। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप रिपोर्टिंग सेंटर से बाहर निकल जाते हैं इमीडिएटली, ठीक है। यानी आप स्टेज 2-3 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, विच मीन्स आपकी एसएसबी की जर्नी यहीं पे खत्म हो जाती है। इसीलिए स्टेज 1 को फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सब स्टेज 1 को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ठीक है। और अच्छे से पूरे के पूरे प्रोसेस को जानना और उसके लिए अकॉर्डिंगली हमें प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि हम ये ना भूलें कि ये एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है और हर एग्जाम की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। तो एक एक करके आगे के सेशन में मैं आपको पूरा एसएसबी का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल जो लोग नए हैं या जो जानते भी हैं उनको मैं बताना चाह रही हूँ कि स्टेज 1 में आपका ये एग्जाम होता है। जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तब आप जाते हैं स्टेज 2 में, जहां पे आपके 4 दिन का फिर फर्दर प्रोसेस होता है, डे 2, डे 3, डे 4 एंड डे 5। डे 2, 3, 4 आपका जो साइकोलॉजी और जीटीओ टेस्ट होता है और डे 5 आपका अगेन रिजल्ट आता है कि क्या आप कॉन्फ्रेंस इन हुए या कॉन्फ्रेंस आउट हुए। अगर कॉन्फ्रेंस इन हुए तो आगे आपका मेडिकल होगा जो कि आपका स्टेज 3 है। उसके बाद अगर आप मेडिकल में अप्रूव होते हैं तो आपकी मेरिट में रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपकी एकेडमी में ज्वाइनिंग होती है। और जो लोग यहाँ कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं वो सीधे घर चले जाते हैं। अगेन आपकी एसएसबी जर्नी यहीं पे खत्म हो जाती है एंड यू आर काउंटेड एज अ रिपीटर। तो आई होप पेरेंट्स को भी अब क्लियर हो गया होगा एंड स्टूडेंट्स को भी क्लियर हो गया होगा कि एसएसबी क्या है, ठीक है। अब जो OLQs आप सबने देखे, एक ऑफिसर में 15 OLQs चाहिए। वो OLQs यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं। वो है करेज, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, सोशल अडेप्टेबिलिटी, कॉपरेशन, स्टैमिना, एबिलिटी टू डिटरमाइन, लाइवलीनेस, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, स्पीड ऑफ डिसीजन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनिशिएटिव, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये जो OLQs हैं ये बोलने से नहीं आते हैं, इनको आपको समझना पड़ेगा। करेज यानी कोई भी काम, कोई रिस्क वाला काम करने के लिए आप ओके हैं या नहीं, ये OLQs कोई नहीं डेवलप कर सकता। ये या तो आपकी हेरिडिटी में होंगे, कुछ OLQs आपकी हेरिडिटी में होंगे, कुछ OLQs आपको खुद डेवलप करने पड़ेंगे और कुछ OLQs आप तब डेवलप करेंगे जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करेंगे या उस डायरेक्शन में अपने आप को ढालेंगे, उस तरह से आप अपने आप को बनाएंगे, ठीक है। तब आपके अंदर ये OLQs डेवलप करेंगे और इन्हीं OLQs के बेसिस पे एक ऑफिसर का डिसीजन होता है कि क्या आप आर्मी के लिए सूटेबल कैंडिडेट हैं या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक यंग एज पे ऑफिसर बनने का मौका मिलता है जहां पे आप पूरी टीम को कमांड करते हैं। और अगर अंडर प्रेशर, क्योंकि आर्मी में अक्सर ऐसा होता है प्रेशर आता ही आता है, अगर अंडर प्रेशर आपके पास एक टीम है 40 से 50 लोगों की, अंडर प्रेशर आपने कोई एक ऐसा डिसीजन ले लिया जो कि उन 40 से 50 लोगों की लाइफ के लिए हार्मफुल है, इसीलिए आर्मी में एसएसबी का प्रोसीजर रखा गया है। तो ये OLQs डेवलप करने के लिए मिनिमम 6 मंथ्स चाहिए ही होते हैं अगर आप ये चाहते हैं कि आपको रिकमेंड होना ही होना है। अब कैंडिडेट्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक जो इस बैकग्राउंड से आते हैं जिन्हें सारी नॉलेज होती है, जो डिफेंस के लिए मेड होते हैं, पहले से ही उनके अंदर ये ट्रेड्स प्रेजेंट होते हैं, उनको सिर्फ ब्रश अप करने की जरूरत होती है। दूसरे वो कैंडिडेट्स होते हैं जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं, यानी वो हो भी सकते हैं वो नहीं भी हो सकते हैं। वो इस अकॉर्डिंग होता है कि अगर आप ये OLQs डेवलप कर लेते हैं, अगर आप अपने आप को उस लेवल तक ले जा सकते हैं, उतनी मेच्योरिटी अपने अंदर ला सकते हैं कि आप एक कमांड कर सकते हैं एक ऑफिसर की तरह, तब आपके चांसेस हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और अगर आप मिसगाइड हो गए, कहीं पे भी डायरेक्शन लेस हो गए, तो आप नॉन रिकमेंडेड की कैंडिडेट के लिए आ जाएंगे, यानी फ्यूचर आपका अच्छा हो सकता है। इट इज जस्ट दैट यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब। तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह से अपने आप को देखते हैं, क्या आप में ये ट्रेड्स प्रेजेंट है या क्या आपको ये ट्रेड्स डेवलप करने हैं। मेरा ये मानना है कि हम सबको ट्रेड्स जो हैं वो डेवलप करने होते हैं, क्योंकि हम में हमेशा कुछ ना कुछ कमी होती है, क्योंकि जो हमारे एसेसर्स होते हैं वो हमसे 20 से 30 साल बड़े होते हैं,
वो ये प्रोसेस करीबन 15-20 साल से करते हुए आ रहे हैं। कितने सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके आंसर्स हमसे बेहतर हो सकते हैं, तो हमें भी अपने आप को उस लेवल तक बनाना चाहिए। ठीक है, अब डाउट सेशंस की अगर मैं बात करूं तो टीएस को लेके बहुत सारे डाउट सेशंस है, और अगेन ये डाउट सेशन का बहुत बड़ा रीजन है जो मिस गाइडेंस होती है सोशल मीडिया पे। इसके लिए मैं आपसे कहूंगी, सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि कुछ मिस गाइडिंग एलिमेंट्स भी होते हैं, यानी कुछ फ्रेंड्स आपके हो सकते हैं, कुछ और अननोन लोग हो सकते हैं जो मिस गाइड करेंगे, क्योंकि या तो वो नहीं चाहते कि आप वहां तक जाओ, या तो वो केपेबल नहीं है, या उनकी अब वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, वो इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है, उन्होंने खुद लाइफ में नहीं अचीव करा और अब वो दूसरों को भी अचीव नहीं करने देना चाहते हैं। तो ऐसे सोशल मीडिया पे हर जगह लोग प्रेजेंट होते हैं, तो वी हैव टू जस्ट अवॉइड देम। तो सबसे पहले एक बार मैं आप सबके फिर से कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि ये सेशन पेरेंट्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, सबसे पहले मैं रिगार्डिंग डेट ऑफ बर्थ के लिए बात कर सकूं, जो नॉर्मल डेट ऑफ बर्थ है, मंथ क्या एप्लीकेबल होगा वो वंस ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगी उसके बाद, यानी 10 अगस्त को ही मैं आपको बता पाऊंगी। बट ओवरऑल अगर आप 16.5 ईयर्स यानी 16.5 साल से 19.5 साल के बीच में अगर आपके बच्चे की एज है, तो आपका बच्चा एलिजिबल है TS 44 अप्लाई करने के लिए। ठीक है, बाकी की क्या मंथ एग्जैक्टली होगा वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन 10 अगस्त को आएगी, उसके बाद ही मैं बताऊंगी। उसके बाद कुछ कैंडिडेट्स ने पूछा है लैंग्वेज प्रॉब्लम के बारे में, इंग्लिश या हिंदी, मेरी लैंग्वेज वीक है, मैं रूरल बैकग्राउंड से आता हूं। तो अगेन जो मैंने आपको विलेज और सिटी वाला एग्जाम्पल दिया था, अगर आप रूरल बैकग्राउंड से आते हैं तो डेफिनेटली आप हिंदी बोलेंगे। सो डिफेंस एक ऐसी लैंग्वेज है जहां पे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है आप इंग्लिश के साथ जाइए, अगर आपको हिंदी में देना है तो आप हिंदी में भी दीजिए, और इंग्लिश और हिंदी का एक कॉम्बिनेशन भी चलता है, वो भी आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्मी इस चीज को अलाउ करता है। टीएस फॉर्म फिलिंग, बहुत लोगों के डाउट्स आए कि आपको फॉर्म फिल करना है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो अगेन मैंने बोला एक फॉर्म फिल हम करेंगे 10 o'clock को लाइव TS 44 की। जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं वो ये लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गवर्नमेंट क्रैकर्स के, और हमारे साथ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो लोग फॉर्म फिलअप उस दिन नहीं कर पाएंगे वो हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, और ये वीडियो अवेलेबल रहेगी नेट के ऊपर, तो आप कभी भी देख के फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी को लेके आप लोग बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, कैंडिडेट्स बी मेच्योर्ड इनफ, पेरेंट्स आप लोग भी मेच्योर इनफ हो जाइए। और आपको मैं बता दूं अगेन, यही मिस गाइडिंग का यही प्रॉब्लम है कि आप लोग अब तक कंफ्यूज हैं। अगर इतनी छोटी सी बात को लेके आप कंफ्यूज हैं तो आप सोचिए कि आपको अपने आप को कितना ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो 70% एग्रीगेट एक जो क्राइटेरिया है, ओवरऑल पीसीएम में 70% एग्रीगेट आपका बनना चाहिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में टोटल 70% आना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। मगर एक कट ऑफ भी रिलीज होती है जिसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग होती है। अगर आप उस कट ऑफ में आएंगे तो आपको एसएसबी का कॉल आएगा, अगर नहीं आएंगे तो नहीं आएगा। तो वो कट ऑफ बाद में रिलीज की जाती है जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रोसेस खत्म हो जाता है। ठीक है, ये बात दो अलग अलग बातें हैं, आपको समझना पड़ेगा। अभी मैं एक आपको कट ऑफ का भी एनालिसिस बताऊंगी कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी रही है, सो दैट आप उस अकॉर्डिंग अप्लाई कर सके। रही बात एलिजिबिलिटी की, तो मैंने बार बार बोला अगर आपका 70% एग्रीगेट तीनों सब्जेक्ट्स में बन रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स को लेके मैं डेफिनेटली एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स को डिजी लॉकर जो है वो एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट्स के लिए। मगर पहले मैं ये कहूंगी कि आप अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को हासिल कर लें, क्योंकि कोविड पैंडेमिक है तो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी जो है सब्स्टिट्यूट नहीं दिया जाएगा, और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं हुए फाइनली तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, और ना आपको एसएसबी डेट्स जो हैं वो सेकंड या थर्ड दी जाएंगी। न्यू एसएसबी डेट्स का ऑप्शन इस बार नहीं है। थर्ड, ये एंट्री जो है मैं आपको बता दूं एनडीए एंट्री से डिफरेंट है। टीएस एंट्री, एनडीए में आप रिटन एग्जाम देते हैं फिर एसएसबी के लिए क्वालिफाई करते हैं, यहाँ पे आप 12th के मार्क्स के बेसिस, टेक्निकल एंट्री स्कीम में 12th के मार्क्स के बेसिस पे डायरेक्ट आप एसएसबी देते हैं, जिसे क्वालिफाई करके आप आर्मी में ऑफिसर बन जाते हैं। TS 44 और 45 के लिए बहुत लोग पूछ रहे हैं, मैं बार बार बता दूं TS 46 के लिए जेई
कंपलसरी है। 44 और 45 के लिए जेई कंपलसरी नहीं है। तो आपने दिया हो या ना दिया हो, इट डज नॉट मैटर कि आप जेई में क्या स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। तो जेई इस बार के लिए बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। अब बात करते हैं कैसे आपको प्रिपेयर करना है, किस तरह से आपको टीएस का अप्रोच रखना चाहिए, फिजिकल फिटनेस के बारे में और हर एक चीज के बारे में अब हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले पैंडेमिक का टाइम है, तो मैं इवन पेरेंट्स से और स्टूडेंट से भी ये कहूंगी कि बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है कॉस्टली कोचिंग्स में जाने के लिए, क्योंकि एवरीथिंग इज ऑनलाइन। अब आपको थोड़ा सा चेंज ये देखना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी मैं बताना चाहती हूँ कि ऑनलाइन मोड इज द बेस्ट मोड फॉर प्रिपरेशन, क्योंकि यहाँ पे आपके बच्चे को टाइम मिलेगा सेल्फ स्टडी के लिए। अगर आपके पास एसएसबी का मटेरियल है तो रेलेवेंट मटेरियल जिसमें इनफ प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास मटेरियल हो, ये नहीं कि एक या दो पिक्चर्स हो या 10 पिक्चर्स पे आपने प्रैक्टिस कर लिया हो। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है, तो डेफिनेटली मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। इतना इजी नहीं है ये, लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि आप ये क्रैक ना कर पाए। तो अगर आपके पास रेलेवेंट मटेरियल है तो आप कर सकते हैं। कॉस्टली कोचिंग्स में बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। आई अंडरस्टैंड आप लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, बहुतों के साथ फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, तो ऑनलाइन प्रिपरेशन को आप स्विच करें। ये चीपेस्ट कॉस्ट जो है ऑनलाइन प्रिपरेशन से आपको पड़ जाएगा। एंड प्रिपेयर आपके बच्चे को ही करना है, या स्टूडेंट्स जो ये देख रहे हैं प्रिपेयर आप लोगों को ही करना है। तो अगर आप पैसे दे दें और प्रिपेयर ना करें, अगर आप सेम कोर्स के लिए 15,000 20,000 पे कर रहे हैं लेकिन अगर आप प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे हैं तो देयर विल बी नो यूज। तो अल्टीमेटली लास्टली प्रिपेयर आपको ही करना है। माई सजेशन वुड बी डेफिनेटली देयर इज नो नीड फॉर कॉस्टली कोचिंग्स, क्योंकि वहां पे बैचेस बहुत ज्यादा होते हैं, इंडिविजुअल अटेंशन भी नहीं मिल पाती, आपके डाउट्स भी उस लेवल के क्लियर नहीं हो पाते। सो व्हाट टू डू नाउ, क्या करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कट ऑफ एनालिसिस मैंने करा हुआ है। कट ऑफ एनालिसिस जो ऑफिशियल कट ऑफ थी वो मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ, पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी ये जान लें। 34 के लिए 80% कट ऑफ गया था, यानी ये वो एग्रीगेट अलग है। 70% तो चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए, ये वो कट ऑफ थे जिनके बारे में मैं बात कर रही थी। सो टीएस 34 के लिए जो कट ऑफ गई थी वो 80 गई थी, फिर 82, 87, 80, 85, 83, 85, 78, 41 के लिए देखिए 78 भी गई है और 43 अभी जो रिसेंट हुआ है 79 गई है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग अपना ओवरऑल परसेंटेज देख लीजिए। जो कट ऑफ जाती है आपके 12th के ओवरऑल परसेंटेज के बेसिस पे जाती है, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। यानी बोर्ड में अगर आपको 79 मार्क्स मिला है और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपका 70% बन रहा है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। ये मेरे कहने का मतलब है। तो अब अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं। कट ऑफ इससे लो भी जा सकती है, इससे हाई भी जा सकती है। तो जब तक इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती तब तक मैं डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकती, बट मैंने कट ऑफ का एनालिसिस आपके सामने दिखा दिया। अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल प्रिपरेशन की। तो सबसे पहले क्लासेस आपको मिलेंगी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट क्रैकर्स पे। आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल जो है 899 में एसएसबी का मिल जाएगा और ये मटेरियल जो है इससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें आपको 15 प्लस ई बुक्स मिलेंगी, 50 प्लस वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो आपके अपने पास रहेंगे, यानी आप जब चाहें तब अपनी पढ़ाई उस अकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं, जिसमें पूरे एसएसबी का डीप में डिस्क्रिप्शन है। इसके अलावा कुछ क्लासेस मैं भी लूंगी और सर भी लेंगे जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स ही देख पाएंगे। तो सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो 899 में पूरा का पूरा आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है एसएसबी प्रिपरेशन के लिए, जो बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है। पैंडेमिक को देखते हुए गवर्नमेंट क्रैकर्स की तरफ से ये इनिशिएटिव है कि कम से कम कॉस्ट में आपको अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए और हम 100% देंगे, लेकिन इन रिटर्न 100% आपको भी अपनी तरफ से देना पड़ेगा। ओनली देन इट इज पॉसिबल। अगर किसी को कोर्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल कर सकते हैं 9971289418 पे, या आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.governmentcrackers.com, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल में आपको क्या क्या मिलेगा, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए, 9971289418 पे कॉल कर लीजिए। जो स्टडी मटेरियल है ये आपके ईमेल एड्रेस पे आएगा
24 आवर्स के अंदर, यानी जब आप पेमेंट करेंगे उसके बाद 24 आवर्स के अंदर आपके मेल पे ये आएगा। ठीक है, तो पेमेंट करने के बाद परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके ईमेल आईडी पे एक पेमेंट स्लिप पहुंच जाएगी और उसके 24 आवर्स के बाद आपके मेल आईडी पे आपको ये पूरा का पूरा मटेरियल मिल जाएगा। तो जो सीरियस एस्पिरेंट्स है, जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे, वो हमारे साथ क्लास स्टार्ट कर सकते हैं कल से, और आप फटाफट से इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए जो भी एसएसबी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। इसी तरह से आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स पे सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलती रहेंगी हर डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए एंड हर डिफेंस प्रिपरेशन के लिए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन कैंडिडेट्स। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन एंड योर SSBs.